नमस्कार, मैं मित आनंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो पढ़े थे आज उससे आगे हम लोग कुछ जानेंगे। क्योंकि एग्जाम में पुरातात्विक स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको पढ़ना ही बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो देखिए किस प्रकार का चेंज होते जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, डीप नॉलेज लेके तैयारी करना है। नहीं कीजिएगा तो जनरल क्वेश्चन जो आता है उसको तो आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन अंदर से पूछा जाएगा तो वहाँ पे अगर हम लोग अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसमें आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो बता रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग को इसमें लुसेंट एक ऐसा समझिए कि स्टूडेंट के लिए ये शिक्षा में एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा कि जिसमें लुसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो यहाँ पे आपको लुसेंट के साथ साथ लुसेंट के यहाँ जो नोट्स बनाए हुए हैं उसके आधार पर जो आप लोगों को जो बता रहे हैं, तो लुसेंट के साथ साथ क्राउन का भी है और उसके अलावा जितने भी सोर्स हैं, ठीक है ना, वो सभी सोर्स को आप लोगों के सामने बता रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपको ना लुसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना क्राउन पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई अदर सोर्स पढ़ने की ज़रूरत है। सभी आप लोगों को एक ही जगह हम यहाँ पे बता रहे हैं। और लुसेंट का जो पढ़ने का तरीका है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट क्या करते हैं, जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है वो लुसेंट पढ़ने का तरीका उनको मालूम ही नहीं होता है, लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तरीका भी आप लोग को बता देंगे कि लुसेंट कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक बार जब कॉन्सेप्ट होकर पढ़ लीजिएगा तो आपको लुसेंट भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। उसमें ऐसा एक भी टॉपिक या ऐसा एक भी चैप्टर नहीं रहेगा कि आप लुसेंट का नहीं पढ़ पा रहे हैं। सभी टॉपिक एवं सभी चैप्टर को बिल्कुल जो है कि उसको हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए। तो यहाँ पे है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, सिक्के के बारे में। ठीक है ना, मुख्यतः सिक्के के बारे में पढ़े थे कि सिक्के से हमें किस प्रकार की नॉलेज मिलती है। हमारे अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्के का क्या महत्व है, ये हम लोग सीखे थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिलेख के बारे में। किसके बारे में, अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख तो उस दिन पढ़े थे कि अभिलेख यहां भी समझ लेते हैं कि मुहरों, प्रस्तर स्तंभों मतलब पत्थर के स्तंभ, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों पर ये लिखे मिलते हैं। अभिलेख जो लिखे हैं मुहरों पर लिखे रहते हैं, प्रस्तर स्तंभों पे जिसको हम लोग पत्थर का स्तंभ बोले जाते हैं, चट्टानों पर भी, ताम्रपत्रों तांबे के बर्तन पे, मूर्तियों पर, मंदिरों की दीवारों पर। चूंकि उस समय के जो शासक थे, ठीक है ना, तो उन्होंने ये सभी जगह पे इस सब पे कुछ न कुछ लेख लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो उस समय जो लेख लिखा हुआ है उसी को हम लोग, ये सभी चीजों पर जो लिखा हुआ है शासकों के द्वारा, तो वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, जिसको कि हम लोग बोगाजकाई या एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1400 ईस्वी पूर्व के जो अभिलेख है उसका नाम है बोगाजकोई। नाम याद रखिएगा, बोगाजकोई, जिसको कि एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बोगाजकोई अभिलेख है इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, जिसको कि अश्विनी कुमार कहते हैं, के नाम मिलते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिए। ये आप लोग को समझना है कि ये जो 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख, 1400 ईस्वी पूर्व की जो अभिलेख है उसका नाम है बोगाजकोई, जिसको कि एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बोगाजकोई अभिलेख में, बोगाजकोई या एशिया माइनर अभिलेख में जो हमारे वैदिक देवता, जिसमें कि
मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, जिसको कि अश्विनी कुमार के, ये नासत को अश्विनी कुमार के भी नाम से जाना जाता है। तो इस बोगाज कोई में ये सभी वैदिक देवता का नाम मिलते हैं। अब ये बोगाज कोई क्या है? ये बोगाज कोई एक जगह है, ठीक है ना, ये बोगाज कोई एक जगह है, ये तुर्की में स्थित है, आधुनिक तुर्की में बोगाज कोई स्थित है। तो तुर्की में जो ये अभिलेख है बोगाज कोई, इसमें हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो वर्णन है वैदिक देवता, ये सभी मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, अश्विनी कुमार जिसको बोलते हैं कि नाम मिलते हैं। तो समझ में आ गया बोगाज कोई क्या है? बोगाज कोई क्या है? ये तुर्की में स्थित, ठीक है, प्रायद्वीप है, वहीं पे ये बोगाज कोई अभिलेख मिलता है, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाँ, मध्य भारत में देखिए, यहाँ पे मध्य भारत में भागवत धर्म जो विकसित हुआ, मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण मिलता है वो यवन राजदूत, इसमें समझेंगे यवन राजदूत क्या है। पहले समझ लीजिए कि मध्य भारत में भागवत धर्म जो कि वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है ना, तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कि मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ, ये प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म, देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो यवन राजदूत, उसका नाम है होलियोडोरस, नाम याद रखिएगा, होलियोडोरस के बेस नगर, जिसको कि विदिशा, वहां पे गरुड़ स्तंभ लेख से, देखिए क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले मध्य भारत में भागवत धर्म जो विकसित हुआ उसका प्रमाण हमें गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। एक चीज यहां याद रखिएगा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहां है? विदिशा, बेशनगर और विदिशा वहीं पे है। तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहां है? विदिशा। और ये विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है। ये विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो ये विदिशा मध्य प्रदेश में है, बेशनगर भी वहीं पे, बेशनगर के आसपास ये जो विदिशा है वहां पे गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिला है, जिसमें कि मध्य भारत में, मध्य भारत का मतलब हो गया कि मध्य मतलब भारत के मध्य भाग में, तो मध्य प्रदेश ही याद रखिएगा। तो जब मध्य प्रदेश में ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ अभिलेख का हमें, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में हमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब यहां आ जाता है कि ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है किसके द्वारा पता चलता है? तो ये यवन राजदूत, ये यवन राजदूत मतलब, यवन का मतलब हो गया यूनान, ठीक है ना, यवन यहां पे हो गया, यहां यवन का मतलब हो गया ये यूनानी राजदूत होलियोडोरस, ठीक है। इसी के द्वारा ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख लिखा गया था। तो ये जो यवन राजदूत, यवन मतलब ये यूनान का राजदूत था, ठीक है। यूनान के राजदूत जो थे होलियोडोरस। अब ये यवन क्या है? आप कहिए कि यूनान के निवासी को यवन कहा जाता, नहीं। एक्चुअली यूनानी जो है हमारे देश में जो आक्रमण किया था सिकंदर ने, ठीक है, डेमेट्रियस थे सबसे पहले आक्रमण करने वाला हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यूनान के जो भी आए यहाँ पे हमारे देश में, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी सम्मिलित थे। तो वहाँ पे जो हिंद यूनानी हुए, जिसमें कि उधर से जो आए उस समय, ठीक है, यूनान से होकर यहाँ पे जब आए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है क्षेत्र है वहाँ पे उनका अस्थाई जो है वहाँ पे रहा, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, और वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो वो जो उस जगह के वहाँ का जो यूनानी आया और हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले भारत के,
ठीक है। तो यूनानी और हिंदू का जो है वो दोनों को मिला हुआ को हम लोग बोलते हैं यवन, ठीक है। तो वही जो यवन राजदूत होलियोडेरस के बेस नगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में विदिशा। यहाँ पे जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिला है, इसमें हमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष, हम जो अपना देश को जो भारतवर्ष बोलते हैं, इस भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है सबसे पहले किसमें हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब ये समझते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग राज जो है, कलिंग राजा खारवेल, ठीक है ना, कलिंग राजा खारवेल, ये उड़ीसा भुवनेश्वर के नजदीक जो है, भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी जो भुवनेश्वर है, तो उस समय वहां के जो राजा थे कलिंग राज खारवेल, ठीक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब कलिंग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। अभी थोड़ा मोटा मोटी समझ लीजिए कि उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर के नजदीक जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। उड़ीसा जो राज्य है उसके कैपिटल राजधानी जो भुवनेश्वर है, उसके 3-4 किलोमीटर के आसपास ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि कलिंग राजा खारवेल के द्वारा ये अभिलेख लिखा गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, और इस भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप को ही इस हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। किसके द्वारा, कलिंग राजा खारवेल। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, ये उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के आसपास निकट है ये हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ड मिलेगा, ये लुसेंट में भी मिलेगा, आप लोग को पढ़े भी होंगे, याद कर लिए होंगे, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए होंगे। ये दुर्भिक्ष क्या है। ये जो दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष का मतलब यहाँ अकाल से होता है, अकाल, ठीक है। अकाल यहाँ पे क्या हो गया कि अकाल का मतलब हो गया कि खाने पीने की जो भी खाद्य सामग्री है उसमें कमी, चाहे वो अकाल के कारण अधिक वर्षा हो गया, अधिक सूखा हो गया, जिसके कारण से खदान में जो है खाने के जो उत्पादन होते थे उसमें कमी हो गया। तो वो जो उस समय भी जो खाने के उत्पादन में कमी हुआ था उसी को बोलते हैं अकाल, जो अभी हम लोग अकाल के नाम से जानते हैं। तो वो ये दुर्भिक्ष जो है वही अकाल है। तो सर्वप्रथम जो दुर्भिक्ष की जानकारी मिला है, ये सहगौरा अभिलेख, याद रखिएगा, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी जो मिला है सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सहगौरा अभिलेख है, जिसमें हमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अर्थात सर्वप्रथम अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। किससे, सहगौरा अभिलेख से। ये कहाँ है, गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, जब अकाल हुआ, दुर्भिक्ष जानकारी मिलती है सहगौरा अभिलेख से। सहगौरा अभिलेख में क्या वर्णन है, संकट काल के लिए खदान सुरक्षित। दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी हो रहा है सहगौरा अभिलेख में। जब अकाल हुआ तो वहां पे अकाल जब होता तो उस समय के जो शासक थे उन्होंने इस अकाल को जो है ना, संकट, जो अकाल मतलब दुर्भिक्ष मतलब संकट काल के जो खदान में जो कमी हुआ, वहां पे इस सहगौरा अभिलेख में यह भी पता चलता है कि दुर्भिक्ष के कारण जो दुर्भिक्ष हुआ, अकाल हुआ, उसमें संकट काल के लिए खदान सुरक्षित रखा गया था, अन्न की कमी नहीं हो, इसलिए उस खदान का वहां पे वर्णन है कि खदान वहां पे है, खदान रखा गया था इस दुर्भिक्ष को, अकाल के लिए। तो ये हमें सहगौरा अभिलेख से मिलता है,
कहाँ है 100 गौरा अभिलेख? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी। हून आक्रमण, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे जो भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनमें एक तो सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए यवन का भी आक्रमण हुआ, यूनान का भी आक्रमण हुआ, यूनानी का, और हून का भी आक्रमण हुआ, हून का, ठीक है ना, हून का भी आक्रमण हुआ है। तो अब ये आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे समय आपको थोड़ा सा अगर वहां भी पढ़ना ही है, इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वहां तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम भारत में होने वाले हून आक्रमण, ये हून जो है ना, हून जो थे ना, ये तिब्बत के आसपास का ये समुदाय थे, ये क्या कहते हैं उसको, खानाबदोश घुमंतु थे। तो ये इतना बड़ा इसका संप्रदाय था हून का, ठीक है ना, ये जहां भी जाता था इसका अगर इच्छा हो गया कि यहाँ पे हमें यहाँ पे आक्रमण करके उस वहां पे शासन चलाना है तो ये उनसे हो जाता था। ये बहुत बड़ा हून का जो है संप्रदाय था, लेकिन ये चलते फिरता था। तो यहाँ पे भारत में भी इन्होंने आक्रमण किया, भारत के अलावा और भी आक्रमण, यूरोप में भी आक्रमण किया है। तो भारत पे जिस हून आक्रमण हुआ है, सबसे पहले जो वर्णन मिला है भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी, ये भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, स्कंदगुप्त के, ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, क्योंकि जिस समय हून का आक्रमण हुआ था उस समय भारत में जो शासक थे स्कंदगुप्त का शासनकाल था। तो ये भीतरी स्तंभ लेख जो था वो स्कंदगुप्त के ही समय में ये अभिलेख लिखा गया था। तो इसी भीतरी स्तंभ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी। हम लोग डिटेल से कुछ इसके बाद अभिलेख जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना, किसके शासनकाल में किस अभिलेख की रचना हुई है, लिखा गया है। तो भारत में आक्रमण होने वाले हून का जो आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट है रेशम बुनकर की जानकारी। रेशम जो वस्त्र है, तो रेशम को बुनने वाले, रेशम तैयार करने वाले, तो रेशम बुनकर की जानकारी, रेशमी वस्त्र तैयार करने वाले को रेशम बुनकर कहते हैं। तो रेशम बुनकर की जानकारी, ठीक है, सबसे पहले किस अभिलेख से मिलता है? ये मंदसौर अभिलेख से। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में ये भी पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कर रहा है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। सती प्रथा मोटा मोटी तौर पे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा क्या थी? उसमें अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी को पति की चिता के पास ही उनको भी जो अपना प्राण को त्यागना पड़ जाता था, ठीक है ना। पति का मृत्यु होने के बाद जो पति की चिता जलता था, उसी चिता पर उसका भी लाश जलता था जिंदा। वो तो मान ले कि पति तो मर गए थे, लेकिन ये जिंदा उसी के लाश पे, उसी के बगल में इसका भी जो है अर्थी तैयार होता था और जिंदा उसमें जलाया जाता था। तो बताइए कितना बड़ा जो है कि ये कुप्रथा थी। तो वही जो सबसे जो पहले जो सती हुआ था, सती प्रथा जो हुआ था, तो सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है सबसे पहले एरन अभिलेख में, ठीक है ना। एरन, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के जो है सहयोग से वो खत्म हुआ था सती प्रथा का। लेकिन अभी खत्म नहीं, अभी उसको देखिए स्टार्टिंग जो हुआ था उसको जानते हैं। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है हमें एरन अभिलेख से, जो कि भानु गुप्त के शासनकाल में, उस समय ये जो एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भानुगुप्त, ये मध्य प्रदेश में ये एरन अभिलेख है।
तो सती प्रथा का सबसे पहला हमें साक्ष्य सबूत कहाँ मिला है? एरर अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त के शासनकाल में थी, और ये एरर अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित कहाँ है? जो जितना भी अभिलेख है, ठीक है ना, ये जो अभिलेख है जितना भी, नहीं वहीं पे अभिलेख है, सभी अभिलेख को संग्रहित किया गया है, उसको क्या किया गया है? संग्रहित, उसको लाया गया है और एक जगह उसको रखा गया है, ठीक है ना। प्राचीन सभ्यता में ये सभी जो है, ये सभी अभिलेख को एक जगह रखा गया है, जिसमें कि एक जगह ना और भी रखा गया है, समझिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभिलेख जो संग्रहित किया गया है वो अभी मैसूर संग्रहालय में ज्यादा स्थित है, ठीक है ना। मैसूर संग्रहालय में सबसे ज्यादा अभिलेख संग्रहित किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये जो अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं, सबसे अधिक अभिलेख कहाँ रखा गया है, संग्रहित किया गया है, कहाँ रखा गया है? तो मैसूर संग्रहालय में, ठीक है, मैसूर संग्रहालय कर्नाटक में। अब देखिए, अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियां होती थी, ये भी समझने वाली चीज है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं कि अभिलेख जो जिस प्रकार हम लोग अभी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये हम लोग जो लिखावट हम लोग जो लिखते हैं, इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, उसको देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं। लेकिन देवनागरी लिपि तो इधर का चीज है, बाद वाली है। लेकिन उस समय जो अभिलेख लिखा जाता था, जो लिखा गया है, वो लिपियां किस किस लिपि में अभिलेख को लिखा गया है? सबसे पहले क्या है? प्राकृत लिपि, नेचुरल, ठीक है ना, प्राकृत लिपि, ये सबसे आरंभिक अभिलेख है। सबसे क्या है? आरंभिक अभिलेख है। सबसे जो अभिलेख जो लिखा गया था वो प्राकृत लिपि में। कहने का मतलब ये हो गया, उस समय जैसा भी उनको आता था, जो भी सबूत के लिए जिस प्रकार का सिंबल, जिस प्रकार का चिन्ह उसको उस चीज के बारे में लगता था कि लिखता था, तो वो प्राकृत लिपि में था, आरंभिक लिपि। उसके बाद आता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, चूंकि अशोक के द्वारा जो लिपि का, जिस लिपि में जो अशोक का अभिलेख लिखा गया है, उसमें 3 लिपि है अशोक के शासनकाल में। यानी अशोक ज्यादातर जो है अभिलेख अशोक ही लिखे हैं, अशोक के शासनकाल में लिखा गया है। तो अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है ना, अशोक महान, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो अशोक के द्वारा जो लिपि का यूज लिखा गया था, जिस लिपि के साथ, उसमें एक है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि और तीसरा है यूनानी एवं अरमाइक लिपि, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जो अशोक के शासनकाल में लिपि, अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसमें 3 तो ये दे देगा, एक और लिपि दे देगा, देवनागरी लिपि दे देगा। तो आप लोग को देवनागरी लिपि का उपयोग उस समय नहीं हुआ था। तो इसमें अशोक के द्वारा जो लिपि का उपयोग किया गया था शिलालेख के लिखने में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि एवं यूनानी एवं आरामाइक लिपि। अब ये प्राकृत लिपि समझ गए। ब्राह्मी लिपि क्या है? ये अशोक के शिलालेख में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो होता था वो बाएं से दाएं, जिस प्रकार के हम लोग देवनागरी लिखते हैं ना, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम लोग बाएं से लेके चलेंगे दाएं तक, ठीक है, वो ब्राह्मी लिपि कहलाते थे। जो लिपि बाएं से लेकर यहां से स्टार्ट किया दाएं तक चले गए, वो ब्राह्मी लिपि कहलाती थी। और जब मान लेगा कि इसका एक लाइन यहां से यहां भर गया, ठीक है, अब फिर क्या करता था, इधर से स्टार्ट करता था, दाएं से बाएं, ठीक है। और अब खरोष्टी क्या है? अशोक के जो शिलालेख है, ये दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं, ठीक। और जब यहां भाग पूरा हो जाता था, फिर इधर से लिखता था। और खरोष्टी लिपि में क्या है? इसमें भी अशोक के शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि यहां से स्टार्ट किया, यहां खत्म हो गया। खरोष्टी लिपि में इधर से, यहां से स्टार्ट करता था, लिखते 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 यहां आ जाता था,
ठीक है, ये खरोष्टी लिपि थी जिसमें अशोक के शिलालेख में ये प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि भी हुआ है, खरोष्टी लिपि भी प्रयोग हुआ है। और यूनानी एवं आरामाइक लिपि, ये लिपि भी अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। और ये यूनानी एवं आरामाइक जो लिपि है ये आप लोग मिलेगा देखने के लिए कहाँ कहाँ, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में। वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहाँ पे यूनानी एवं आरामाइक लिपि का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लिपि हो गया प्राकृत लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यूनानी एवं आरामाइक। ये लिपि सभी आप लोग जान चुके हैं, अभिलेख के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है सबसे पहले जो लिपि, सबसे जो पहला लिपि था ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, इस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखिएगा, 1837 ईस्वी में पहली बार पढ़ा था। कहने का मतलब यह हो गया सबसे पहली बार जो अभिलेख पढ़ा था। अभिलेख पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि उस समय के साथ जो समय थे प्राचीन भारत में, उस समय के शासक के द्वारा जो अभिलेख लिखा गया था वो ये नहीं कि ऐसा जो है जिस प्रकार हम लोग देवनागरी हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, इस भाषा में नहीं था। वो ऐसे भाषा में था कि उसको पढ़ने के लिए जो है ना वो आम बात नहीं थी। अभी भी कितना ऐसा अभिलेख है जो कि हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में पढ़े थे कि अभी भी, या प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़े, प्राग ऐतिहासिक काल में तो वो लिखा वाला नहीं था, आदि ऐतिहासिक काल में था कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी चीज़ लिखा हुआ मिल रहा है, जो भी अभिलेख कहिए, वो क्या लिखा है अभी तक भी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो जेम्स प्रिंसेप थे, ये ब्राह्मी लिपि में जो अशोक का जो शिलालेख लिखवाया गया था, इस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन कुछ क्या होता है कि लगभग अक्सर सभी एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। तो इसमें एक सती प्रथा का बताए थे, और यहाँ पे जो है एक ये ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में। ये ब्राह्मी लिपि का था, ठीक है। तो ये अभी हम लोग अभिलेख, इस अभिलेख से, सभी अभिलेख से क्या क्या चीज हमें अपने भारत, प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। ये सभी प्राचीन भारत, ये भागवत धर्म है ना, जो भागवत धर्म जो है ये जो अभी भी वर्तमान में मौजूद है, इसका समझिए उसी समय गरुड़ स्तंभ लेख से पता चलता है, ठीक है। बोगाज कोई से ये वित्त, वरुण, इंद्र भगवान, ये सभी के बारे में, देवता के बारे में पता चलता है। समझिए वहां पे तुर्की में उस समय के दुर्भिक्ष, अकाल का, भारतवर्ष का जिक्र, संकट काल के समय खदान सुरक्षित रखा जाता था राजा के द्वारा, ये हमें सौगौरा अभिलेख से पता चलता है। हून आक्रमण, भिद्री स्तंभ लेख, ये सभी जो है आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें हमको नहीं लगता है कि आप लोग ऐसा कोई भी स्टूडेंट होंगे जो कि इसको समझ में नहीं आया होगा। तो इसके पढ़ने के बाद जब आप कोई बुक पढ़िएगा, देखिए कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। और उसको सिर्फ एक बार देखते जाइएगा, सब टोटल माइंड में फिट होता चला जाएगा। तो आपको बस पहले इसको देखना है, उसके बाद बुक नहीं भी पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो बताए हैं, जो बुक लुसेंट का, आप लोग तो लुसेंट ही प्राथमिकता देते हैं, तो वहाँ पे उसका टोटल यहाँ पे फैक्ट है। तो आप नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लुसेंट यहाँ पे बिल्कुल कवर किया हुआ है। लुसेंट के अलावा क्राउन को भी कवर किया गया है, साथ साथ और भी सोर्स बताए जहाँ से जिसको हमको मिला है, जो कि आप लोगों के लिए परोसा जा रहा है। बस आप लोग को अच्छी तरीके से इसको खा लेना है। भोजन तैयार, हम कितना कष्ट से तैयार किए हैं भोजन, वो भोजन आप लोग को नहीं बनाना पड़ रहा है। भोजन मैं बना के आप लोग को दे रहा हूँ, वो स्वादिष्ट है, भोजन है, आप इसको अच्छी तरीके से खा के पचा लीजिए। तो बस यही करना है। इसी प्रकार अब देखिए आगे हम लोग जो जितना भी अभिलेख है ना, और किसके शासन, किस शासक के शासन काल में कौन सा अभिलेख लिखा गया है, वो हम लोग आगे कल क्लास में पढ़ लेंगे। तो वहाँ पे एक प्रकार का आप लोग को मोटा मोटी ये माइंड में आ जाएगा कि कौन सा अभिलेख, मुख्यतः जितना भी अभिलेख है वो किसके शासन काल में तैयार किया गया था। ठीक, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगे कि इसमें कुछ जानकारी हासिल हुई है
तो आपसे बस यही एक विनती है कि आप लाइक कीजिए, और लगे कि कोई हाँ इसकी जानकारी हमें और भी अपने दोस्त बंधु भाई मित्र कोई भी इस रिलेशन में जो भी है इसकी इस चीज़ की जानकारी मिले तो आप उसको शेयर भी करते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।